जैसे ही मैंने ये चीज़ पढ़ी कि योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड, आपको भी अगर आप कनाडा आना चाहते हो तब भी आपको जो है इंटरव्यू देना होगा, वीज़ा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होंगे? हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो। मैं हूं आपका दोस्त पी और आ गया हूं मैं आज एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि प्लान कर रहे हैं कि हम भी कनाडा में जाके पढ़े। और सबसे पहले तो मैं जो भी नए ऑडियंस है उन लोग को बता दूं कि मैं जो है रिसेंटली फॉल 2022 इनटेक में आया हूं कनाडा में, और मैं हूं एट सेनेगा कॉलेज। तो ये है मेरा बैकग्राउंड, और मैं अभी जस्ट 2 मंथ्स हुए मुझे लैंड हुए, तो मैं ये सारे प्रोसेस से निकल के आया हूँ। तो मैं आप लोग को एकदम डिटेल में बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या कंप्लीट प्रोसेस है। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक और रिसेंट अपडेट के बारे में भी बताऊँगा, जो कि है अबाउट वीज़ा इंटरव्यू। और वो क्या है, वो जस्ट रिसेंटली ये अपडेट हुआ है IRCC की तरफ से, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा क्या है। और बाकी यार यूट्यूब पे वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, बट वो सारे ही वीडियोस जो है वो कोविड के पहले के टाइम के हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है, कोविड के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ, आपको भी हेल्पफुल हो जाएगा। और ये जो नए अपडेट निकल के आया अबाउट वीज़ा इंटरव्यूज़, वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, और इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप जहाँ से प्लान कर रहे हो कनाडा आने का, वहाँ से लेके जब तक आप यहाँ पे लैंड नहीं हो जाते, जितने भी सारे प्रोसेस है, जो भी सारे स्टेप्स है, वो सब कुछ मैं आप लोग को बताऊँगा। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, और चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से, जो कि है आपकी रिक्वायरमेंट्स चेक करना। सो आपकी बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट इज़ योर प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड एंड सेकेंड इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। तो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड में अगर आप मेरी तरह 12th के बाद आ रहे हो तो आपका 12th का रिजल्ट, या फिर अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो आपका बैचलर्स का रिजल्ट। दोनों ही केस में 60% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है 70% एटलीस्ट रखो, क्योंकि आप उससे आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको बेसिकली प्रूव करना पड़ता है कि आपकी इंग्लिश जो है इतनी अच्छी है कि आप यहाँ पे आके कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ, आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कनाडा में मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। सो इन ऑर्डर टू पास दैट रिक्वायरमेंट आपको जो है कई सारी टेस्ट देनी पड़ती है, मतलब एक ही टेस्ट देनी पड़ती है, कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास, जैसे IELTS हो गया, PTE हो गया, या फिर TOEFL हो गया, और इनमें से आप कोई भी एक दे सकते हो। और मैंने पर्सनली IELTS दी थी, तो मुझे उसके बारे में पता है। आपको जो है एटलीस्ट, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, एटलीस्ट आपको 6 बैंड्स चाहिए अगर आप कॉलेज में आ रहे हो। तो अगर आप 12th के बाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको एटलीस्ट 6.5 बैंड्स चाहिए रहेंगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो भी आपको जो है 6.5 बैंड्स एटलीस्ट चाहिए रहेंगे। तो ये है आपके इन टोटल फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपके सारी रिक्वायरमेंट्स जो है लिस्टेड है दोनों ही केस में। सो मेक श्योर करना कि आप अपनी प्रोफाइल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, और जो है अबो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लाने की कोशिश करो। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप के, जो कि है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एकदम टिक लगा दिया है, तो आप फिर स्टार्ट करो अपनी खुद की रिसर्च। नाउ यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि आप जो है एजेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना, आप अपनी खुद की रिसर्च करना। जाओ, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जाओ खुद रिसर्च करो, चेक करो उनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से आप नक्की करो कि आप कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजेंट्स बस आपको वही कॉलेज रिकमेंड करेंगे जहाँ से उनको कमीशन मिल रहा है। सो ये चीज़ का आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और खुद की रिसर्च ज़रूर करना। सो बात करते हैं अभी अपने सेकेंड स्टेप में। तो अगर मैं आपको यहाँ का पूरा सिस्टम बताऊँ, तो यहाँ का जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट होता है सितंबर में, और 3 इनटेक्स होती है, जिसमें आप कॉलेजेस जो है नए एडमिशन्स एक्सेप्ट करती है। जो मेन इनटेक होता है वो होता है सितंबर इनटेक, जिसको फॉल इनटेक भी कहते हैं, जिसमें अभी मैं आया हूँ। उसके बाद जो दूसरे इनटेक्स है वो है जनवरी इनटेक एंड मे इनटेक।
तो 3 इंटेक्स होते हैं, आपको जो भी सबसे नियरेस्ट में मिल रहा है उसमें आप अप्लाई करो, लेकिन उससे पहले आप जो है अपने कोर्सेज और कॉलेज के बारे में थोड़ा रिसर्च ज़रूर कर लेना। और दूसरी बात की जो अभी का टाइम है, वहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग गए हैं। तो पहले कोविड के पहले क्या होता था कि आप अप्लाई करते थे और 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो है ऑफ़र लेटर आ जाता था, बट अब वही चीज़ जो है 30 से 45 डेज़ यानी कि 1 से 1.5 महीना ले लेती है। तो इसीलिए जो है आप एडवांस में प्रिपेयर रहो और जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, ताकि जो है आपका जो है जो वेटिंग टाइम है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपका मैं अगर फ़ी अप्रॉक्सीमेट बताऊं, तो अगर आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 कैनेडियन डॉलर्स होती है फ़ीस अप्लाई करने की, विच इज़ नियरली 6 to 7,000। ये अप्रॉक्सीमेट है, सब कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस होती है, आप उनकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसेस। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप नंबर 3, जो कि है आपकी फ़ीस पेमेंट। नाउ एक बार आपने अप्लाई कर दिया, आपके हाथ में ऑफ़र लेटर आ गया, तो देन आफ्टर आपको जो है फ़ीस पे करनी होती है आपके फर्स्ट ईयर की। तो अगर आप जो है डिप्लोमा कोर्सेज करने आ रहे हो इन कॉलेज, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 to 18,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज़ अराउंड 10 लाख रुपीज़। और अगर आप जो है डिग्री कोर्सेज करने आ रहे हो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, बैचलर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके जो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज़ अराउंड 12 to 13 लाख रुपीज़। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के शौकीन हैं और अगर आपको जो है आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तो फिर आप अगर यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, तो आपको जो भरने पड़ेंगे 40,000 to 50,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि अपने रुपीज़ में होते हैं 30 लाख रुपीज़। बस 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 भाई रुक जा भाई रुक जा भाई। और ये जो है मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर की फ़ीस, यानी कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस। सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा खासा आपको नोटों की गड्डी तैयार रखनी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका मेडिकल टेस्ट। नाउ मेडिकल टेस्ट क्या होता है कि इसमें आपको बेसिकली आपकी बॉडी के स्पेयर पार्ट्स चेक किए जाता है कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और इसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरेज वगैरह वगैरह होता है। और ये जो मेडिकल टेस्ट है वो आपको इन्हीं के सेंटर्स के ऊपर करवाना पड़ता है, यानी कि कनाडा अप्रूव्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहीं पे करवाना पड़ता है। और इसकी जो है बेसिकली आपको इसमें चेक किया जाता है कि आप फिज़िकली फ़िट हो कनाडा आने के लिए, आप कोई भी बीमारी लेके नहीं आ रहे हो। और इसकी जो फ़ीस होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 9,000 रुपीज़, और ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी जगह पे जा रहे हो, बट इतने के 6 से 9,000 के बीच में आपका काम जो है हो जाएगा। और इसमें जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि उस दिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है कितनी लाइन है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है आपकी GIC पेमेंट। नाउ GIC क्या चीज़ है? GIC का फुल फॉर्म होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। हालांकि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये बेसिकली आप ही के पैसे हैं जो आप ही को मिलेंगे जब आप यहाँ पे कनाडा में लैंड होंगे। तो इसमें होता क्या है कि आप जो है इंडिया में कुछ अमाउंट पे करते हो, इन कैनेडियन बैंक डिपॉजिट करते हो, और जैसे ही आप यहाँ पे फिर कनाडा में लैंड होगे वो पैसा आपको मिलेगा हर महीने। फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको मिलेगा आपके सर्वाइवल के लिए, बेसिकली कि अगर आपको यहाँ पे कोई जॉब नहीं करते, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कनाडा में, तब आप उन पैसों से जो है अपना जो है सर्वाइवल, आपके जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये कितना अमाउंट होता है? ये जो है मिनिमम अमाउंट है इसका 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज़ अराउंड 6 लाख रुपीज़। ये मिनिमम अमाउंट है, अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी पे कर सकते हो, वो आप ही को मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 पे, जो कि है आपका वीज़ा एप्लीकेशन। और आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब वीज़ा एप्लीकेशन में जो है पहले मैं आपको अभी के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ जो अब तक चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद जो मैं आपको नया प्रोसेस भी बताऊँगा। सो अभी तक क्या होता था कि प्री कोविड एरा में, यानी कि जब कोविड नहीं था, तब
10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती थी और आपका जो है रिज़ल्ट जवाब आ जाता था, यानी कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। बट अब क्या होता है कि कोविड के बाद से लाइक जो कनाडा आने के जो एप्लीकेशन है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो कोविड की वजह से जो बीच में बंद हो गया था पूरा प्रोसेस, उसकी वजह से फाइल्स का बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए जो काम पहले 10 से 15 दिन में होता था, अब वही काम जो है 70 to 90 डेज लग जाते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 मंथ्स। और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइक लिटरली आप जो है एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैंने फाइल लगाई थी, मैं रोज़ सुबह ईमेल चेक करता था कि कुछ ईमेल आ जाए, कुछ ईमेल आ जाए। बट जब ईमेल नहीं आता था, अब 50 डेज़ हुए, 60 डेज़ हुए, 70 डेज़, एक टाइम के बाद आके फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। बट थैंकफुली जिस दिन आपका ईमेल आएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और मेरा जो है पर्सनली मैं बताऊँ आपको, 73 डेज़ के अंदर वीज़ा आए थे। और वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो होगी $235 कैनेडियन, विच इज़ 15,000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन की रेट क्या चल रहा है। अब ये तो था जो है अभी तक चला हुआ आ रहा प्रोसेस। अब जो रीसेंट अपडेट निकल के आई है, एज ऑफ 5 नवंबर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो है अब जो है आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो नया अपडेट है वो क्या है कि अब आपको भी, अगर आप कनाडा आना चाहते हो, तब भी आपको जो है इंटरव्यू देना होगा, वीज़ा इंटरव्यू। अगर आपको आइडिया है कि अगर जैसे यूएस में होता है वीज़ा इंटरव्यू स्टडी वीज़ास के लिए, उस तरीके से आपको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इसके कुछ अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अगर आप जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो है तुरंत इंस्टेंटली जैसे आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका जो है वीज़ा एक्सेप्टेड है या आपका रिफ्यूज़ल हुआ। यानी कि आपको अब इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर आप जो है खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते अच्छे से, आप जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होंगे, देखो जहाँ तक मुझे लगता है वो चीज़ जो आप एसओपी में लिख के देते थे कि आप क्यों कनाडा जाने चाहते हो, वही चीज़ अब आपको खुद बोल के बतानी पड़ेगी। सो बेसिकली वो जो वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो, यही कॉलेज में आप क्यों जाना चाहते हो, आपका जो पर्पस क्या है कनाडा आने का, आप स्टडीज़ के बाद आपके क्या प्लान्स है, और ये सारी चीज़ें आपको पूछेगी। वो जस्ट ये जानने की कोशिश करेगा कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्लियर है। आप जो है कनाडा स्टडी के बाद आप फिर से अपनी होम कंट्री में लौट जाओगे, तो ये चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप क्लियर रहना और अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाना। तो ये बेसिकली नया अपडेट है। बाकी इसके बारे में अभी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन आई है। इसके जो भी अगर अगला अपडेट्स होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर देता रहता हूँ। तो ये था पूरा वीज़ा एप्लीकेशन की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। स्टेप नंबर 7 इज़ योर बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में क्या होता है कि आपको अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने होते हैं। आपके आइडेंटिटी पर्पस के लिए वो लोग आपके फिंगरप्रिंट्स मांगते हैं, और इसके लिए जो है आप जैसे ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, आपको जो है बायोमेट्रिक्स की डेट मिलती है, अपॉइंटमेंट बेसिकली मिलती है, जो कि विद इन अ वीक आपको मिल ही जाती है। और आपको वहाँ जाके उस सेंटर पे जाके आपको अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन करवाने होते हैं। और इसमें जो है बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है। और इसकी जो है कोई अलग फ़ीस नहीं होती। इसकी फ़ीस जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस में, क्योंकि जो मैंने आपको बताई $235 कैनेडियन, उसी के अंदर इसकी फ़ीस भी इंक्लूडेड होती है। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है आपका वीज़ा अप्रूवल एंड पासपोर्ट सबमिशन। नाउ यार, मैं यही प्रे करूँगा कि आप सबके वीज़ा आ जाए, और जिस दिन आपके वीज़ा आएंगे ना, आप जो है बहुत 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 ही ज़्यादा उछलने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नाचने वाले हो आप। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लाइक एक तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 73 डेज़ लग गए थे, और 73rd डे पे, यानी कि जिस दिन मैं सुबह उठा,
मैंने अपने रेगुलर जैसे मैं चेक करता हूँ अपना फ़ोन चेक किया था, तो मेरा मेल आया हुआ था फ्रॉम IRCTC। तो उसमें कोई मेल में लिखा हुआ नहीं होता कि आपका एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। उसमें बस ये लिखा हुआ होता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो फिर मेरे पास जो ID पासवर्ड था मैंने खोल के चेक किया अपने एप्लीकेशन को उनकी वेबसाइट के ऊपर, और जैसे ही मैंने ये चीज़ पढ़ी कि योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। बस भाई मैंने और कुछ नहीं देखा, और फिर मैं इतना इतना जोर से बस कूदा, नाचने लग गया कि मतलब क्या ही बताऊँ। वो खुशी आपकी अलग होगी, क्योंकि जब बंदा इतना ज़्यादा वेट करता है और उसके बाद फाइनली जब आपको एक जो है रिज़ल्ट मिलता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, इसके बाद आगे अभी कुछ और चीज़ें हैं। तो उसके बाद आ जाता है फिर पासपोर्ट सबमिशन। अब आपके वीज़ा जो है अप्रूव तो हो गए, बट पासपोर्ट में जो है स्टैम्प करने के लिए अब आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करना होता है, और आई थिंक मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ लगते हैं। आपको पासपोर्ट सबमिट करो और वो स्टैम्प होके आ जाएंगे, तो आपका वीज़ा का स्टैम्प जो है वो लग जाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, और बस भाई फिर आप जो है तैयार हो गए हो आपके जो है ट्रैवल करने के लिए। आप जो है कनाडा आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हो। और जैसे ही आपके जो है पासपोर्ट स्टैम्प होके आ जाता है, आप जो है सीधा विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा लो, जो कि है अपना 9th स्टेप। आपके फ़्लाइट की टिकट जो है जितनी जल्दी आप बुक करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है सस्ता पड़ेगा। मैंने जो है अपनी टिकट, मेरे वीज़ा बहुत जल्दी आ गए थे, तो मैंने अपनी टिकट जो है 3 से 4 मंथ पहले, मतलब मेरा जो इनटेक था उसके 3 से 4 मंथ पहले बुक करवा ली थी, बिकॉज मेरा पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी एडवांस में चल रहा था। सो इसीलिए मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ती टिकट मिल गई। यानी कि मेरी टिकट जो थी 1 लाख रुपीज़ की थी, जो कि एक्चुअली कंपैरेटिवली देखा जाए तो सस्ती है। बाकी 1 लाख रुपए तो वैसे महंगे ही होते हैं, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो सस्ती मिल गई। बाकी उस टाइम पे प्राइसेस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे थे, एक्चुअली अभी भी बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे हैं। सो आप जो है इसका कॉस्ट जो है एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख रुपीज़ मान के चलो फ्लाइट का। बाकी अगर आप जो है लेट हो चुके हो तो आपको जो है 1.5 लाख 2 लाख तक खर्चने पड़ सकते हैं। सो इसीलिए जो है कोशिश करो कि आप जितनी जल्दी हो सके आपका जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दो। ओके, और इसके बाद जो आ जाते हैं हम अपने 10th और आखिरी स्टेप के ऊपर, जो कि है शॉपिंग। अब कनाडा आना, आप एक बार आपका सब कुछ जो है वीज़ा लग गया, आपके जो है शॉपिंग फ़्लाइट आपने टिकट बुक कर ली, उसके बाद आपको जो है एसेंशियल चीज़ें जो है वो सारी आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आ जाता है आपके कंबल हो गया, जैकेट हो गया, और थोड़े बहुत बर्तन हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपको आके खुद ही सब काम करना पड़ेगा। तो यही सारी बेसिकली जो एसेंशियल शॉपिंग है, आपके कपड़े वगैरह वो सारे कंप्लीट करो, और इसमें आपको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 अगर आप बजट में करते हो। बाकी अगर आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप बहुत ही रईस फैमिली से आते हो और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रईस है, तो फिर आपको 1 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। और बस यह इसी के साथ जो है पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोग को बता दिया, ये सारे 10 स्टेप्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। तो दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस टू स्टडी इन कनाडा। होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली बता दी हो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक, अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने अपने रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपको उस पर भी रिप्लाई दे दूंगा, और उसमें भी आपकी जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी होप कि मैंने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से डिटेल में बता दी, और मैं जानता हूँ कि आप जो है एक बार में आपको पूरा जो है प्रोसेस याद नहीं रहने वाला, और इसीलिए जो है मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF बना के रखी है, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस और हर एक स्टेप में जितना आपको कॉस्ट लगेगा, तो वो पूरे कॉस्ट का मैंने ब्रेक डाउन करके रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो PDF को डाउनलोड कर लो, आपको फ्यूचर रेफरेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो और इसलिए आपको वो बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन की भी ज़रूर प्रेस कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं चेक किए तो डू चेक इट आउट। उसमें भी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी मिलेगी और ब्लॉग तो ज़रूर चेक करना मेरा फ्रॉम माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।